अच्छा, मैंने ना अभी आपको मतलब एक तो एग्रोनॉमी का भी जो मेरे पास एक्चुअल में ना पेपर घर पे नहीं है। एग्रोनॉमी के मैं देख रहा था कि आपका कोई पेपर मिलता जैसे हिना के लिए तो और अंजलि के लिए, तो मेरे को कोई मिला नहीं। एक ये मेरे को मिला, ये मैंने आपको भेजा एक। ठीक है ना, वो मेरे को ओके बेटा सर। कॉलेज में पढ़े हुए, फिर भी मैं इसमें देखूंगा मेरे शायद जो ओल्ड पीसी था ना उसमें है कुछ पेपर पड़े हुए। मैंने अभी ये लैपटॉप में कर लिया ना, डाटा तो करवा उसमें डाला था इसमें, लेकिन मैं मॉर्निंग इट्स देख रहा ओके था सर। मिला नहीं। तो सो एक कोई नहीं। तो ये है जो ऑलरेडी मैंने आपको भेजा है, ठीक है ना। और बाकी एक इसका जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के शायद मैंने दो भेजे हैं आपको पेपर ना। देखे हैं आपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग का यस भी? सर, देखिए। हाँ। नॉट येट सर। नहीं, ग्रुप में भेजा है ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का शायद ग्रुप में भेजा है मैंने। हाँ जी सर, ग्रुप में भेजा है। हाँ। ग्रुप में भेजा है। हाँ, ग्रुप में भेजा भी है ना, उसका एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। आपके व्हाट्सएप जो सेमेस्टर का ग्रुप है ना उसमें भेजा है। एक मेरे पास पड़ा था, एक और भी है, शायद दो भेजे हैं, पता नहीं जहाँ एक भेजा है। चलो वहाँ वो मेरे को एलिजिबल नहीं है इतना, मैं दोबारा भेज देता हूँ। मैं दो भेजे हैं मेरे ख्याल, एक ही आया आया ग्रुप में कोई आपको? सर दो आए हैं। हाँ, दो आए हैं ना, दो हाँ भेजे जी। हैं मैंने। तो इसमें क्या है कि चलो एक रिवीजन ही है अभी तो, क्योंकि आपका सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है ना, सारा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। अब ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन पेपर अगर आप देखो तो इसमें जो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ये दो दो नंबर का ही है। अब देखो इसने शॉर्ट नोट में ही ये फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया। एफ एफसीआई का जो क्वेश्चन है ना दो नंबर में डाल दिया। अब दो नंबर में तो क्या करोगे, फूड कारपोरेशन इंडिया के आप फंक्शन वगैरह ही लिख सकते हो कि फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का मेन क्या है रोल आपका। जैसे ये कारपोरेशन ऑफ इंडिया का मेन यही है, प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेन अगर अगर आप देखो तो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, मतलब इसका यही है, प्रोक्योरमेंट करती है। जैसे अभी क्योंकि साथ साथ में चलो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जैसे ये जितनी भी परचेजिंग हुई है, अभी जो राइस की परचेजिंग हुई है ना, तो राइस की परचेजिंग जो है वो जैसे अभी आजकल आप देख ही रहे हो, जो इनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का, आज भी बंद है इसकी वजह से ही। तो ये जितनी भी जो एक सेटअप क्या होता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो होती है सोसाइटी, ये पंजाब गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये सब मंडियां लगाती हैं। तभी तो वो सेंटर, अगर आपने देखा आंदोलन के बारे में जितना भी कह रहे हैं, तो ये सेंटर जो है, सेंटर का इसमें कोई रोल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स जो है, ये गवर्नमेंट जितनी भी मंडियां लगती हैं ना, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। इसमें सारा जितना भी सेटअप स्ट्रक्चर होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट मंडी के थ्रू परचेज करती है, लेकिन परचेज करती है ऑन बिहाफ ऑफ एफसीआई। अल्टीमेटली ये जो जितना भी राइस और व्हीट है, ये फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को ही जाता है। जितनी एजेंसीज परचेज कर रही है तो फूड कारपोरेशन मतलब गवर्नमेंट को ही जाता है। और वो एमएसपी जिसकी बात कर रहे हैं, एमएसपी की, तो मतलब इनका काम होता है कि प्रोक्योरमेंट करना है ना। प्रोक्योरमेंट के बाद इसको फूड कारपोरेशन इंडिया प्रोक्योरमेंट करके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, और प्रोक्योरमेंट के बाद उसका जितना भी उसके पास फूड आता है, ये जितनी भी राइस और ये है, इसको उनको मतलब स्टोर करना, प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। ठीक है ना, उसको इंसेक्ट पेस्ट से बचाना, उसके प्रॉपर उसकी केयर करनी, ये इनका मेन फंक्शन है जो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का, अगर आउटलाइन से देखें। और फिर जब है कि ये प्रोक्योरमेंट करने के बाद ये जितना भी फिर जो फूड, जितनी भी ये आप राइस देखते हो और ये जो वीट देखते हो, ये सारी एफसीआई से आती है। एफसीआई आगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और एक होता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हमारे ये जितने भी आप देखते हो राशन डिपू जो होते हैं, इस ये पीडीएस सिस्टम के थ्रू हैं चलते, क्योंकि वहाँ से सारा जो फूड है, ठीक है ना, वीट है, वो इनके पास जो राशन डिपो होते हैं, फेयर
प्राइस शॉप, इनको फेयर प्राइस शॉप कहते हैं ना, उसमें आता है। तो मतलब एफसीआई का जो मेन है वो ये रोल है, अगर ये 2 नंबर का जैसे आता है। फिर ये देखो आगे गलट है, GLUT, गलट का आपको है, डू यू नो एनीथिंग, कोई गलट का मतलब क्या है? कोई इसमें है? क्यों अंजलि, आपको पता है गलट क्या होता है? गलट, गलट इन द मार्केट। नहीं सर, इसका तो नहीं। नहीं, वो आपके इसमें नहीं आया होगा, कहीं आ जाता है ऐसे ही क्वेश्चन। गलट का ये होता है कि जब आपकी जो सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए, ठीक है ना। हाँ जी। मतलब हाँ किसी जी। चीज की डिमांड कम है, जैसे ये वेजिटेबल्स हैं, आप कई बार देखते हो कि डिमांड कम हो जाती है, तो देर इज गलट इन द मार्केट, इसको बोल देते हैं गलट इन द मार्केट। मार्केट में गलट आ गया मींस कि इसके परचेजर कम है और सप्लायर्स ज्यादा हैं, तो वो उसको कहते हैं हम गलट इन द मार्केट। ये जनरली इट हैपन्स इन वेजिटेबल्स क्रॉप्स। अब वेजिटेबल क्रॉप्स में आप देखोगे इसमें नहीं होता, जैसे ये फूड ग्रेन्स हैं इसमें इतना नहीं होता कि गलट नहीं आता, क्योंकि वो तो एक बार परचेज हो जाती है, देन इट गोज टू द गोडाउंस, ठीक है ना, वो स्टोर हो गई है एट वन टाइम। लेकिन ये जो पेरिशेबल गुड्स हैं इसका, जैसे वेजिटेबल्स हैं, इसका गलट जब आ जाता है तो प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, इसको कहते हैं गलट। व्हेन देयर इज मोर सप्लाई ऑफ एनी गुड देन द डिमांड, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं गलट। और नेक्स्ट आगे है ये आपका ये नॉन रेगुलेटरी मार्केट, ठीक है ना। नॉन रेगुलेटरी मार्केट से कुछ है आइडिया आपको? आपने जैसे पढ़ाई है रेगुलेटरी मार्केट, तो नॉन रेगुलेटरी मार्केट क्या होगा? इसके टर्म से ही पता चल रहा है ना, नॉन रेगुलेटरी मार्केट, कि जिसमें कोई देयर विल बी नो रेगुलेशंस, कोई अपने रेगुलेशंस नहीं है मार्केट के, जो मार्केट के रेगुलेशन, जो मार्केट का जो सेटअप होता है उसके, देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ द मार्केट, कोई भी उसमें सेलर्स आ रहे हैं, कोई भी उसमें परचेजर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वो एक नॉन रेगुलेटरी मार्केट है वेयर देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, या वेयर देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस का कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज कॉल्ड द नॉन रेगुलेटरी मार्केट। अब नॉन रेगुलेटरी मार्केट कई जगह, जैसे कोई अपने मार्केट कोई लगा ले ऐसे ही, तो उसमें सेल परचेज शुरू कर दे, तो व्हेन देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, दैट इज द नॉन रेगुलेटरी मार्केट, ठीक है ना। और मार्केटेबल सरप्लस, ये आपने पढ़ा ही हुआ है, मार्केटेबल सरप्लस पढ़ा हुआ है ना, यस सर। है ना। ये तो आपको पता ही है, मार्केटेबल सरप्लस क्या, कुछ है आइडिया इसके बारे में? अब मैं भी इसको जस्ट आपको बता ही रहा हूँ कि ये इजी है, ये मार्केटेड सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस, ये हमने किए हैं ना सारे कवर। और देन ये आगे है कंट्रैक्ट फार्मिंग। कंट्रैक्ट फार्मिंग का मेन क्वेश्चन भी आ जाता है। कंट्रैक्ट फार्मिंग ये अभी ये जो आपका चल रहा है एजिटेशन फार्मर्स का, तो इसमें आप देख ही रहे हो कि कंट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको कंट्रैक्ट फार्मिंग पे प्रोटेस्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तो पता ही है आपको कि एक एग्रीमेंट होता है, प्री एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, आपस में परचेजर और सेलर का, ऑन सर्टेन वैल्यू ऑफ द क्रॉप। एक पहले फिक्स हो जाता है कि आपको ये पर एकड़ जो है इसका रेट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक क्या होता है कि फार्मर को एक अश्योरेंस हो जाती है कि जैसे कंट्रैक्ट आपका, बाकी भी आप देखो ये कंट्रैक्ट जो है, ये कंट्रैक्ट फार्मिंग को तो थोड़ा सा इसका अलग से एक मॉडिफिकेशन आ गई है। लेकिन अगर आप गांव में देखो, ठीक है ना, गांव में जैसे कई लोग ऐसे हैं कि जो शहरों में आ गए हैं, ठीक है ना, यस सर। जैसे फार्मर्स फार्मिंग छोड़ के शहरों में आ गए, तो वो उनके पास टाइम है, दे डोंट हैव द टाइम टू कल्टीवेट द लैंड, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी जो जमीन है वो ठेके जहाँ बटाई पे दे देते हैं, ठीक है ना। दो चीजें होती हैं, एक ठेका होता है, एक बटाई का ठेका, ये कंट्रैक्ट है। एक कहता है बटाई, BATAI, बटाई। तो ठेका ये होता है कि उसको बोल देते हैं कि ठीक है यार, तू मेरे को 2,000 रुपये पर एकड़ देते रहना, आप इसको जमीन का रख रखाव, जो कुछ बीजना बजाना, ये सब आपका ही रहेगा।
आप इसमें पैसा लगाओ, मेरे को सिर्फ जो भी इसका एक कंट्रैक्ट कर लेते हैं कि मेरे को 1,000 रुपया 1 एकड़ का या 2,000 रुपया पर एकड़ का वो देते जाना, वो एक दैट इज आल्सो कॉल्ड दी कंट्रैक्ट, ठेका। और एक होता है बटाई, ठीक है ना। बटाई में ये होता है कि जो फसल वहां पे लगाई उसका हाफ हाफ कर लेते हैं, या 40-60 कर लेते हैं, 50-50 कर लेते हैं, कि जितनी पैदावार हुई आधी आपकी आधी मेरी, ठीक है ना। तो वो बटाई होती है। अब ठेके को, अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसको बड़ा लीगलाइज वे में ले आए हैं। ये जो गवर्नमेंट ने एक्ट भी बनाया, आपने देखा कि इसमें सब कुछ उसमें इंक्लूड किया, कि उसमें कल को लिटिगेशन भी हो। लिटिगेशन होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो एसडीएम के पास जा सकते हैं, और कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट हो गई। तो ये इसको मतलब दे हैव, पहले ये कंट्रैक्ट जो फार्मिंग थी पहले जो होती थी बहुत पहले, वो उसका कोई लीगल नहीं था। एक सिर्फ लिख के दे देते थे एक दूसरे को कि ठीक है मैंने तेरे को जमीन जो है, लेकिन उसका लीगल रिकोर्स नहीं था। लीगल रिकोर्स का मतलब कि हम कानूनन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कानूनन कार्रवाई भी इस पे स्टार्ट उन्होंने कर दी है। और इसमें अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ये जो, तो वो आपको पता है कि व्हाट द फार्मर्स आर डिमांडिंग इन दैट कंट्रैक्ट फार्मिंग में, क्या चाह रहे हैं फार्मर? कुछ बता सकते हो क्या है उनका प्रोटेस्ट कंट्रैक्ट फार्मिंग में? हम्म। क्यों प्रीति, आपको आपको कोई वो नॉलेज? आप थोड़ा टीवी वगैरह सुना करो ना, इसमें देखा करो क्या। अभी बड़ी डिबेट चल रही है, डेली डिबेट इन्हीं इन्हीं चीज़ों पे तो चल रही है आजकल। तो टीवी में है ही ये कुछ, अभी भी आ रहा होगा, अभी टीवी लगा के देखो। तो क्या कहते हैं कि वो कंट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स को किस चीज़ का है कि ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप इसमें ये चीज़ इंक्लूड करो? कोई है ऐसा कोई नॉलेज आपको, जो पहले क्या है उसमें और अब क्या मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं? तो इसमें मैं चलो बता देता हूँ आपको, क्योंकि बार बार आप भी देखा करो। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर जो कानून में लिखा है, कानून में लिखा है कि अगर जैसे दोनों का कोई झगड़ा हो जाता है, जिसने कंट्रैक्ट पे जमीन ली है और जिसने दी है, तो वो एक उसको सेटल करने के लिए, उस झगड़े को सेटल को, डिस्प्यूट को रिड्रेस करने के लिए एसडीएम को पावर दी है। जैसे आपका पठानकोट का एसडीएम है, ठीक है ना, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट या डीसी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको दे दिया है कि दोनों डिस्प्यूट उसके पास लेके जाएंगे और वो उसको सेटल कर देंगे। तो फार्मर को इसमें ना, फार्मर कहता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों कहता है कि ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर वो कहता है कि जो ये कंट्रैक्ट, वो कंट्रैक्ट फार्मिंग होगी, अब ये कंट्रैक्ट जो फार्मिंग है, जो फार्मर्स को डर है, किस चीज़ का डर है कि इसमें बड़े बड़े जो कारपोरेट्स वाले लोग हैं, मतलब बड़े घराने के लोग, जिन जो बड़े बड़े हमारे देश के जिनके पास पूंजी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जैसे ये रिलायंस वाले हैं, बिरला ग्रुप है, टाटा है, फिर ये पेप्सी है, बहुत से है ना ऐसे बड़े बड़े, कि ये हमारे पास कंट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। तो ये बड़े लोग हैं और जो फार्मर है वो छोटा है। तो जब वो ये ऐसा कोई झगड़ा हो जाएगा तो वो जो एसडीएम है वो उनके लोग होंगे, क्योंकि दे कैन इन्फ्लुएंस। ये तो एक बड़ी सीधी सी बात है कि अमीर जो आदमी है वो ऐसे लोगों को अपने कैच होल्ड कर लेता है कि नहीं फैसला आप हमारे हक में दे दो। फैसला क्या देना, उसने यही कहना है कि ठीक है, ये ठीक है, जो जिसने कंट्रैक्ट पे ली ये लैंड। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ कोर्ट, जो मतलब कचहरी कोर्ट है, कोर्ट का जो है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आप ये लिखो कि डिस्प्यूट विल बी सेटल इन दी कोर्ट, कोर्ट में होगा, ठीक है ना। तो ये वो कह रहे हैं कि बार बार आप व्हाई डोंट यू राइट दिस कि इट शुड बी सेटल्ड इन दी कोर्ट, हम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? तो वो एक देखो अभी कि वेदर, कल एक मीटिंग है, फिर ये 5th राउंड की मीटिंग है। आपको पता है कि 4 राउंड की मीटिंग हो चुकी है फार्मर्स की, लेकिन उनके डिस्प्यूट सेटल नहीं हो रहे। तो ये 5th राउंड की मीटिंग है, 5वें राउंड की, उसमें देखो कि क्या क्या वो सेटल करते हैं, क्योंकि फार्मर तो कह रहे हैं कि इसको
कैंसिल कर दो कानून को, ये इतने भी जो तीनों बनाए हैं, तो वो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम इनको रद्द नहीं कर सकते, हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट मीन्स कि इसमें जो कुछ आपको ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है वो कर सकते हैं, हम इसको रद्द नहीं कर सकते। तो अब कल की मीटिंग है कि लेट अस सी या वॉच what happens there in the that meeting that is going to be scheduled on tomorrow। 11 बजे है कल मीटिंग, तो उसके लिए आज बंद भी है। तो मतलब ये है, ये उनकी अप्रीहेंशन है। और जो पहली में अप्रीहेंशन है जो मार्केटिंग में, कि वो कहते हैं कि मैं प्राइवेट को आप बेच सकते हो, तो उनको डर ये है, फार्मर को ये डर है कि ये मंडी जो है, जो एक गवर्नमेंट मंडी है, ये खत्म हो जाएंगी। जैसे आप देखते हो कि मंडियों में परचेजिंग होती है, तो प्राइवेट को जब पावर दे देंगे तो प्राइवेट उनको ले लेगा जितनी भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, और उसको बहुत कम रेट पे लेगा। हम एमएसपी की क्यों बार बार आवाज आ रही है, क्योंकि एमएसपी का जो उसमें एक्ट है, उसमें एमएसपी का अश्योरेंस नहीं दी गई। भी मतलब है कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स खरीदेगा वो एमएसपी पे ही खरीदेगा। तो ये ऐसा नहीं कहीं लिखा गया जहां उसके अगेंस्ट कोई कानूनन कार्रवाई नहीं की गई, ना कानून में लिखा गया है। अश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ नहीं, वो प्राइवेट ट्रेडर जो है आपको एमएसपी से कम नहीं देगा। तो ये भी उनको डर है, ठीक है ना, ये दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा डर है उनको। इसकी वजह से वो दे आर डिमांडिंग दिस कि एक तो आप एमएसपी का हमें लिखित रूप में दो या एमएसपी को ऐड करो, लेकिन आप वो ये भी नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि आप इसको रद्द ही कर दो। तो ये है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो नेक्स्ट अगर आप इसमें देखो तो दैट इज WTO, ठीक है ना। तो ये WTO क्या है, ये आपको बता सकते हो कुछ? ये शॉर्ट टर्म में लिखा है ना, व्हाट इज WTO? यस सर। सर WTO क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर आप ये सब जो देख रहे हो कि जितना भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये यस मतलब सर। पहले ये WTO नहीं था। आप देखते हो कि गैट के अंदर ही ये जो है WTO बना है। तो पहले WTO ये सिस्टम नहीं था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर। तो जब तक आप WTO के मेंबर नहीं बनते तो आपका ये, जैसे अभी आप देखते हो कि कई बार हमारी शॉर्टेज हो जाती है, जैसे इसकी है, अनियन की है। तो वी इंपोर्ट अनियन, जब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं टू गेट दी, टू गिव दी बेटर प्राइस टू दी फार्मर्स, उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप राइस ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, ये मिलर्स जो है जो एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी जो है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो मतलब दैट इज अंडर द सेटअप ऑफ WTO। ऐसा नहीं है, वो वी हैव टू बिकम द मेंबरशिप ऑफ लेनी पड़ती है WTO की, और तभी उसका होता है। ऐसे नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को इंपोर्ट कर लें या किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट कर लें, ठीक है ना। अल्टीमेटली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना जो गवर्नमेंट का डिसीजन रहता है, फिर उसमें जो आपका देखा हो कि WTO के या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नेगेटिव लिस्ट भी दे देते हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी पॉलिसी होती है उसमें नेगेटिव लिस्ट देते हैं कि ये दीज थिंग्स यू कैन नॉट इंपोर्ट, ठीक है ना, या ये चीज़ें आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। वो ये इसलिए करते हैं कि अपनी कंडीशन देख के जो गवर्नमेंट अपने इंडिया की कंडीशन देखता है कि फार्मर्स इससे अफेक्टेड ना हो जाए। अभी एक बड़ी मैं आपको एक इसमें एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे वीट ही है। आप वीट जो है गवर्नमेंट इसको जैसे इसका रेट 1800 या 2000 या जो भी है उसमें गवर्नमेंट खरीद रही है, तो वो MSP पे खरीद रही है। लेकिन बाहर से अगर गवर्नमेंट इसको परचेज करे तो उसको मच लोअर रेट पे वो परचेज कर सकती है, ठीक है ना। 1800 रुपये में क्या है कि यहाँ पे जैसे आपका रशिया है, ठीक है ना, अमेरिका है, ये बहुत से कंट्रीज है जहाँ आपको पता ही होगा कि दे डोंट यूज दी वीट। वो वीट इतनी नहीं खाते ना, जैसे हम चपाती इतनी खाते हैं, जहाँ वीट का इतना यूज करते हैं दे डोंट। तो उनके पास बड़ा सरप्लस रहता है, दिस इज एन सरप्लस अबंडेंट क्वांटिटी। तो वहाँ से इंपोर्ट करके हम उसको लो प्राइस पे इंपोर्ट कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दैट आवर इंडियन मार्केट।
तो उससे क्या होगा कि फार्मर्स के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, फार्मर को वो रेट नहीं मिलेगा, देन दे विल नॉट गेट दैट रेट। ठीक है ना। तो ये ऐसे जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर बैन लगा देती है गवर्नमेंट कि यू कैन नॉट इम्पोर्ट दिस वीट फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि अगर ये बीच में हुआ था, इट हैपेंड लास्ट ईयर कि उनको कह दिया था, तो मतलब इलीगली दे इम्पोर्टेड, जो ट्रेडर्स थे उन्होंने इम्पोर्ट कर लिया क्योंकि सस्ती मिल जाती है। तो फिर जो यहाँ की जो गेहूं है वो नहीं बिकेगी। समझ रहे ना, ये दिस इज मतलब अगेंस्ट द नेशंस एंड अगेंस्ट द फार्मर्स। तो मतलब इसको सारा कंट्रोल करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी आपका आता है, और WTO में भी ऐसा है कि वी कैन नॉट इम्पोर्ट अनलेस वी आर द मेंबर्स ऑफ द WTO। तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है ना। एग्रीकल्चर मार्केटिंग तो बड़ा एक आपका पूरा जो टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मीन्स यही है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कि आपका जो प्रोड्यूसर से जो चीज़ है वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचती है। ठीक है ना, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। उसमें जितने भी बीच में हैं, देयर आर मिडल मैन, तो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग ही है ना। कि दिस इज दी एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है, उसकी चीज़ की हुई प्रोड्यूस जो हमारे घर तक कैसे पहुंचती है। तो what are the agencies involved in that, what are the different middlemen involved in that, that is the agriculture marketing। ये सब आप को ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग ही है इसका, जितना भी हम पढ़ते हैं। तो ये मतलब इन्होंने बड़ा शॉर्ट में इसमें दिया हुआ है मार्केटिंग एफिशिएंसी। अब मार्केटिंग एफिशिएंसी में भी आपने पढ़ा था कि मार्केटिंग एफिशिएंसी क्या है। बता सकते हो कि मार्केटिंग एफिशिएंसी क्या रहती है, एक एफिशिएंट मार्केट क्या होगी और एक जो दूसरी मार्केट है वो क्या होगी। कुछ ऐसा एनी आइडिया। So market efficiency. हाँ, मार्केटिंग एफिशिएंसी है ना, ये जैसे 2 नंबर का इसमें आया हुआ मार्केटिंग एफिशिएंसी। So तो essentially डिग्री होती है मार्केट परफॉर्मेंस की। हाँ, ये होता है ना। मतलब मार्केटिंग एफिशिएंसी में ये होता है कि जो प्रोड्यूस वो लेके आता है, तो सभी जो मार्केट वो एफिशिएंट वे में चलती है। मतलब जो सेल परचेज वहाँ पे है जो, वो एक रेगुलर वे में चलती है। तो उसी पे डिपेंड करता है, मार्केटिंग एफिशिएंसी पे ही आपकी जो सेल या परचेज होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केटिंग एफिशिएंसी। अगर मार्केट एफिशिएंट नहीं होगी तो देयर विल बी ब्रेकअप इन दिस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो ये है। और आगे आप देखो, ये जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसमें ये है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड एडवांटेज। ये तकरीबन मैंने देखो जैसा ये पेपर आया हुआ है, तो एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फंक्शंस एंड एडवांटेज ऑफ वेयर हाउसिंग कारपोरेशन। ठीक है ना, ये हमने किया हुआ है वेयर हाउसिंग कारपोरेशन। तो जो वेयर हाउसिंग कारपोरेशन दैट इज मतलब स्टेट ओन, ये स्टेट के भी होते हैं, स्टेट्स का ही ये अरेंजमेंट होता है। वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में कुछ एनीथिंग यू कैन ऐड कि क्या हो, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन क्या होता है। अब जैसे FCI है, ऐसे वेयर हाउसिंग कारपोरेशन। FCI जो है सेंट्रल लेवल का है, ठीक है ना, दैट इज द सेंट्रल स्कीम। और वेयर हाउसिंग किसकी है, ये स्टेट में गवर्नमेंट का है। तो वेयर हाउस का क्या मतलब, व्हाट डज इट मीन वेयर हाउसिंग कारपोरेशन। क्यों प्रीति, जहाँ हिना आपको बताओ कुछ। पंजाब, ये हमारे पठानकोट में भी है वेयर हाउस, बड़े नाम से मशहूर है कि वेयर हाउस, ये जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के अपोजिट है। तो क्या क्या होता है वेयर Yes, हाउस के अंदर। हाँ, आपको बहुत काफी इसमें मैंने कराया है वेयर हाउस का। वेयर हाउस भी एक sir. तरह का ये गोडाउन ही है ना, दिस इज जस्ट लाइक गोडाउन। कि अपना जो प्रोड्यूस है यू कैन कीप देयर एज सेफ। अपना स्टोर, Yeah. ये स्टोरिंग एक तरह की स्टोरेज फैसिलिटी है, फार्मर्स को मिलती।
ठीक है ना, वहाँ पे मैं प्रोड्यूस करके आप वेयर हाउस में रख सकते हो, और गवर्नमेंट उसकी एक रिसीप्ट दे देती है कि आपने इतना माल जो है इसमें रखा हुआ है। ठीक है ना, जैसे मैंने 100 बोरीज क्विंटल कोई 100 बोरीज की वीट की रख देता हूँ या राइस की रख देता हूँ, तो गवर्नमेंट इशू दी रिसीप्ट देयर कि मैं अपने इसमें वेयर हाउस में, और वेयर हाउस में आपका जो एनीथिंग यू कीप इन द वेयर हाउस दैट रिमेन्स सेफ। ठीक है ना, और उसके अंदर सेफ रहता है, दैट इज टू सेव अगेंस्ट द इंसेक्ट पेस्ट रोडेंट्स। ठीक है ना, वो आपका उसमें खराब नहीं होता। और सबसे जो बड़ी बात है, जो मेन फैसिलिटी है वेयर हाउस के अंडर, वेयर हाउस के अंडर फैसिलिटी ये है कि जो आप देखो ना, यू नो इट, कि फार्मर ने एक चीज प्रोड्यूस की और उसने सेल नहीं की। ठीक है ना, फार्मर ने वेयर हाउस में क्या है कि फार्मर ने, नहीं तो उसने मार्केट में जाके उसको सेल करना था, उसको पैसे मिल जाने थे। ठीक है ना, अब उसने प्रोड्यूस की चीज, उसका उसमें खर्चा लगा हुआ है बहुत सा, और उसने उसको वेयर हाउस में रख दिया। वेयर हाउस में रखने का मतलब क्या है, व्हाई ही इज कीपिंग इन द वेयर हाउस, ये आप बता सकते हो, व्हाई इज कीपिंग अंडर द इन द वेयर हाउस, व्हाई डोंट ही सेल इन द मार्केट। वो सर मार्केट में उसने, प्राइस इंक्रीज करेगा लेटर ऑन तो हाँ वो उसको यही है कि टू गेट द बेटर प्राइस इन फ्यूचर, जब फ्यूचर में मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो, मतलब क्योंकि उसके पास अपने पास फैसिलिटी नहीं है, ही डजंट हैव द दैट मच स्टोरेज फैसिलिटी कि दैट ही कैन स्टोर दैट प्रोड्यूस विद हिम। तो वो क्या है कि गवर्नमेंट हैज गिवन द फैसिलिटी, तो गवर्नमेंट हैज गिवन द फैसिलिटी, यू कैन कीप इट हेयर। तो फिर दूसरा है कि उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, नेचुरली ही वांट्स द, ही विल बी इन द नीड ऑफ द मनी। ठीक है ना, उसको पैसे के बिना तो कैसे चलेगा काम। तो फिर इसमें क्या है कि देयर इज एन एडिशनल फैसिलिटी गिवन हियर, कि आप वो जो रिसीप्ट इशू करता है, क्योंकि आपने जैसे कोई चीज रखी है तो उसकी रिसीप्ट तो इशू करेगी ना गवर्नमेंट, तो यू कैन गो टू दी बैंक, आप वो रसीद लेके बैंक में जा सकते हो और बैंक में उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं कि जो रिसीप्ट जो इशू की है, जो रिसीप्ट वहां से इशू हुई है, तो दैट इज बीइंग प्लेस्ड टू दी बैंक, उसको प्लेज कहते हैं। प्लेज मींस कि वो रिसीप्ट जो है अल्टीमेटली इज हैंड ओवर टू दी बैंक, और उसके ऊपर बैंक का राइट आ जाता है। बैंक गेट्स चार्ज ऑन दैट कि मैं ये जो फार्मर है उसने हमारे पास ये रिसीप्ट रख दी है, तो बैंक उसको पैसे दे देता है जितनी उसको, जैसे मान लो कि 100 बोरीज का 10,000 का माल है, तो उसको वो मतलब 7,500 दे देगा कि ठीक है, यू यूज इट एंड यू रिटर्न अस विद इंटरेस्ट। लेकिन कल को सपोज कर लो कि फार्मर फेस द डिफिकल्टी, कैन नॉट रीपे दी दैट लोन, तो फिर क्या है कि मैं अल्टीमेटली व्हाट विल बी द रिकोर्स अवेलेबल टू द बैंक, the bank will go to the warehouse and take the possession of that goods। ठीक है ना, वो उसको बैंक सेल कर देगा। ठीक है ना, बैंक हैज द राइट फॉर दैट। तो ये है एक एडिशनल फैसिलिटी, एफसीआई में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। एफसीआई तो डायरेक्ट माल परचेज किया एंड वो अपने प्रोक्योरमेंट में ले लेती है, बट ही डजंट इशू एनी टाइप ऑफ रिसीप्ट, क्योंकि वो एफसीआई ने तो, एफसीआई तो पिक्चर में आती नहीं है डायरेक्ट फार्मर्स के। ठीक है ना, समझिए ना, फार्मर के डायरेक्ट कांटेक्ट में एफसीआई नहीं है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट जो है परचेज करती है, जो मार्केट मंडियां परचेज करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ एफसीआई, तो वो एफसीआई में माल जो है थ्रू ट्रांसपोर्ट वहाँ चला जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस। अगर आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज दिस वेयर हाउसिंग अल्टीमेटली दिस स्टोरेज फैसिलिटी गिवन टू द बैंक, बाकी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपको सभी इसमें करवाई हुई है कि क्या है। देन ये आगे है मार्केट स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, ये भी हमने आपने पढ़ी हुई है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है, सब कुछ जो इसके डिफरेंट क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये सब कोई मतलब क्वेश्चन घुमाने फिराने वाले नहीं है, डायरेक्ट ही आए हुए हैं। और नेक्स्ट Yes, इज sir. डिफाइन, ये फिर जो आगे देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही आ गया है कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड हाउ इट कैन बी प्रमोटेड इन पंजाब, हाउ कैन इट कैन बी प्रमोटेड इन पंजाब स्टेट। तो ये एक उस टाइम की बात है, ये जब आया होगा ये क्योंकि ये एक्ट बनने से पहले है,
तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैंने बड़ा डिटेल में, और ये इसमें इन्होंने कह दिया, देखो जी खुद ही लिखा है कि व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड हाउ इट कैन बी प्रमोटेड इन पंजाब स्टेट। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि ये पंजाब स्टेट में इसको प्रमोट किया कैसे, क्योंकि इसके फायदे हैं। तो अभी फार्मर को इसका फायदा नहीं लग रहा, फार्मर सोच रहा है कि इसका मेरे को नुकसान है। अब कई जगह जैसे जैसे पेप्सी है, पेप्सी ने बहुत जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जो टोमेटो का जो है इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फार्मर्स के साथ की है, दैट इज सक्सेसफुल। ऐसा नहीं है, अब कई है जैसे आपके मैंगो की, इसकी लीची की, इनकी सब की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट हो गई है कि दे डायरेक्ट परचेज फ्रॉम दी दिस फार्मर, ठीक है ना, एंड प्रोसेस इट एंड सेल इनटू द मार्केट। उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले ही हो जाती है व्हेन इट कम्स इन द फ्रूटिंग स्टेज। आपने ये अपने जैसे कॉलेज में ही देखा होगा कि जो आपके वहाँ पेड़ लगे हुए हैं आम के, ठीक है ना, आम के जहाँ आपकी कंटीन है वहाँ आम के आता है, आपको देखा होगा कि वो कॉलेज वाले नहीं उसको, वो पहले मई जून में फ्रूटिंग आती है, तो दैट जो जितना भी उसका ठेका होता है दैट इज गिवन टू दी ओनर, ठीक है ना। तो जब उसकी होती है व्हेन दिस कम दी मैच्योरिटी स्टेज, तो वो सब जो उतार रहे होते हैं वो जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है वही उतार रहा होता है। ऐसे ही जो आपकी लीची है, जैसे आपके सारे ये लीची में देखा होगा, ये सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे चल रही है सारा। इसमें जो जिसके जो पेड़ हैं, ही डजंट कम इन दी पिक्चर, वो नहीं खुद लेके उसको उसकी मार्केटिंग करता है, ठीक है ना, ये सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पंजाब ये लिखा है ना, हाउ इट कैन बी प्रमोटेड इन पंजाब। तो पंजाब में इसको प्रमोट करने के लिए व्हाट कैन बी है कि हमें फार्मर्स को, वी हैव टू गाइड टू द फार्मर्स कि यू कम फॉरवर्ड एंड डू हैव द कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉन्ट्रैक्टर्स, कि आपको इसमें प्राइस रिस्क नहीं रहेगा, यू विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ प्राइस रिस्क। क्योंकि कल को जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इफ द क्रॉप्स मतलब आपकी डैमेज हो जाती है तो यू आर इन द लाइफ लॉस, ठीक है ना। आपको प्राइस और दूसरा की प्राइस का रिस्क नहीं रहेगा, आपका जो एक पहली कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो एक डिसाइड हुआ है आपको प्राइस वो मिल जाएगा। तो ये वी हैव टू एजुकेट द फार्मर्स, तो तभी दे विल कम फॉरवर्ड। पर लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि दे डोंट वांट दिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। नेक्स्ट ये एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एग्जिम पॉलिसी इन डिटेल, ठीक ना। ये एग्जिम पॉलिसी मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ठीक है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो है ये इसको डिटेल में ये लिखा है कि इसको एक्सप्लेन करो। तो ये मैंने बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो है ये हमारी जो पॉलिसी बनी हुई है उसमें अमेंडमेंट्स भी होते रहते हैं। गवर्नमेंट जो है उसमें अमेंडमेंट कर देती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो ये कह रहे हैं दैट इज कंसर्न टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है ना। वैसे हमारी जो बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है उसमें ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है काफ़ी कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस करती है। उसमें जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव लिस्ट में कोई चीज़ें ले आती है कि वी विल नॉट, और फिर क्या करती है कि कई बार क्या करती है कि कोई चीज़ इंपोर्ट ना हो, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो क्या करते हैं कि एक्साइज ड्यूटी उस पर बढ़ा देती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। अभी पीछे जैसे मैं क्या था कि इस पे गोल्ड के ऊपर काफ़ी इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। जैसे कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि हमारी जो इंडियन मार्केट अफेक्टेड ना हो जाए तो वो उसके ऊपर उसकी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं कि अगर सपोज कर लो कोई उसको इंपोर्ट भी करेगा बाहर से, कोई ट्रेडर्स या कोई ये मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर कोई करते हैं तो दे हैव टू पे दी ड्यूटी। हैवी ड्यूटी पे करेंगे तो अल्टीमेटली तो बात वही आ गई कि भाई वो तो इंपोर्ट कर रहा है कि प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर उसको चीज़ महंगी में मिलेगी, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स ही इतना लगा दिया, तो वाई ही विल इंपोर्ट, ही विल नॉट इम्पोर्ट इट, ठीक है ना ये। और कई बार क्या होता है कि जैसे कोई एक इंडस्ट्री की चीज़ है कि उसमें रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री में, जैसे कोई आयरन ही आना है, तो उसमें अगर उसको सस्ता मिल रहा है तो गवर्नमेंट अलाउ हिम, ठीक है ना, तो उस पे वो इंपोर्ट जो ड्यूटी है जहाँ एक्साइज ड्यूटी है वो कम भी कर देती है। तो ये एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का मतलब यही है यहाँ पे जो है।
और फिर है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड एडवांटेज ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में कराए हुए हैं, ये डायरेक्ट हुए हैं सारे। एफसीआई के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना, तो ये सब मैंने अभी आपको बता दिया था। देन डिस्क्राइब मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स सरप्लस, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटेड एंड मार्केटेबल सरप्लस। ये भी आपको सारा जो मार्केटेड एंड मार्केटेबल सरप्लस ये सब प्रोड्यूसर सरप्लस, ये भी मैं आपको प्रोड्यूसर सरप्लस जो है कि वही है जो आप जानते हैं कि जो प्रोड्यूसर जो है अपनी जो नीड्स, जो फैमिली नीड्स है उसको मीट करने के बाद जो वो उसको मार्केट में सेल करता है, दैट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। यही है ना, प्रोड्यूसर सरप्लस तो वही होगा, अपनी जो फैमिली नीड्स जो है उसको रख के बाकी का वो दैट ही सेल इन द मार्केट। नेक्स्ट है डिस्क्राइब कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। वो पहले भी देखो उधर मार्केट स्ट्रक्चर में भी डाल दिया है, अब इधर भी मार्केट स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन द डायनेमिक्स ऑफ मार्केट कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस। तो ये भी है इसमें मार्केट जो स्ट्रक्चर है, ये भी आपको काफ़ी आगे हम अगर चाहेंगे तो इसको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे बीच में। और ये लास्ट वाला जो है मार्केट फंक्शनरीज, जैसे मैंने कहा था आपको कि हम मार्केट फंक्शनरीज डिस्कस करेंगे, एक में मैंने लिखा था ना। अभी ये मार्केट जो फंक्शनरीज हैं, तो डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। ये देखो इसमें एक एडिशनल किया है, ये शायद आपके उसमें नहीं है सिलेबस में। सिलेबस इन द सेंस की जो बुक का जहाँ से भी हम लेते हैं, तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, ठीक है। और ये पहले वाला जो है व्हाट आर दी मार्केट फंक्शनरीज। मार्केट फंक्शनरीज तो सीधा ही है जो मैंने बताया था कि एक प्रोड्यूसर से लेके जो कंजम्पशन तक जितनी भी आती हैं सभी जो लोग उसमें इन्वॉल्व है, मिडल मैन, दे आर ऑल मार्केट फंक्शनरीज, ठीक है ना, दे आर ऑल मार्केट। आपका आगे का लेक्चर लगा हुआ है? यस सर। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, चलो फिर मैं यहाँ बाइट, तो ये सब जो है ना मार्केट फंक्शनरीज ही हैं, मिडल मैन जितने भी हैं सारे जो आते हैं, जिसमें हमने ये कमीशन एजेंट्स हैं ये भी उसमें हैं। फिर आपके जो वहाँ पे वेइंग करते हैं, ठीक है ना, ये सब जो बीच में जो सफाई करने वाले हैं, विनोइंग करने वाले, वो दे आर ऑल। और फिर ये इसमें जो आपका लिखा है कि प्रॉब्लम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्रॉब्लम्स क्या है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटीज की, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स इसमें चलो हम आगे में डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको ये बता दूंगा क्योंकि ये आपके शायद उसमें नहीं हमने कवर किया हुआ कि प्रॉब्लम्स क्या है। क्या प्रॉब्लम्स तो बहुत सी हैं लेकिन अभी क्योंकि इसमें टाइम शॉर्ट है ना, तो सर एग्जामिनेशन फीस, हाँ तो वो आपके उसमें दिया हुआ है ना कि 700 है, आपकी तो 1000 है, सॉरी आपकी 700 है ना। 700, हाँ जी, वो पहले हाँ इतनी। हाँ 700 है, तो वो आपको उसी पे जाके पे करनी है, वो सारा उसमें लिखा तो हुआ है मेरे ख्याल। हाँ जी सर। हाँ तो वो उसमें डेट भी है किस डेट तक करना है पे। कोई ऐसी आती है प्रॉब्लम तो आप संजय पंडित जी से पूछ लेना, ऐसा कोई भी है ना। ओके सर। हाँ लेकिन डेट पे कर देना, फिर वो मेरे पास आएगा, फिर मैं उसको अप्रूव कर दूंगा ना। ओके सर। हाँ जी हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू।